गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज हम डिस्कस करेंगे नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में जो उसका ट्यूब्यूलर पार्ट है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में। जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये बीएससी पार्ट 3 जूलॉजी के फर्स्ट पेपर एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक है। कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट पार्ट था बोमन्स कैप्सूल, उसके बारे में। आज का ये लेक्चर फोकस करेगा नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में जो उसका ट्यूब्यूलर पार्ट है, नलिकीय भाग है, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं नेफ्रॉन के सेकंड पार्ट के बारे में, और वो नेफ्रॉन का ट्यूब्यूलर पार्ट है। ओके, तो डिस्कस करते हैं नेफ्रॉन के ट्यूब्यूलर पार्ट के बारे में। अगर हम नेफ्रॉन के ट्यूब्यूलर पार्ट को देखते हैं तो वहां हमें ऐसे कुछ पार्ट दिखाई देते हैं। पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, हिंदी में इसे समीपस्थ कुंडलित नलिका इस नाम से जाना जाता है। जो सेकंड पार्ट है इस ट्यूब्यूलर में उसका नाम है लूप ऑफ हेनले, हेनले का लूप। और जो थर्ड पार्ट है इस ट्यूब्यूलर पार्ट का वो है डीसीटी, डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, हिंदी में इसे दूरस्थ कुंडलित नलिका इस नाम से जाना जाता है। हालांकि इसके आगे एक संग्रहण नलिका या कलेक्टिंग डक्ट नामक भाग और उपस्थित होता है। तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में जो ट्यूब्यूलर पार्ट है उसमें 4 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। जो यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस नेफ्रॉन में होती है उस यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस के 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। पहला स्टेप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का है, और जो कल हमने डिस्कस किया था बोमन्स कैप्सूल
और उस बोमन कैप्सूल में ग्लोमेरुलस ये एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी। तो बोमन कैप्सूल नेफ्रॉन का वो पार्ट है जहां यूरिन फॉर्मेशन का जो फर्स्ट स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। अच्छा, इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अलावा यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस में 2 स्टेप्स और है। जो सेकंड स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का, उसका नाम है रीएब्जॉर्प्शन, और जो थर्ड स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का, उसका नाम है सीक्रीशन। तो मैंने बात की यूरिन फॉर्मेशन की सेकंड स्टेप की, जिसे रीएब्जॉर्प्शन, हिंदी में इसे पुनरावशोषण इस नाम से जाना जाता है। और दूसरी मैंने बात की यूरिन फॉर्मेशन की तीसरी स्टेप की, जिसका नाम है सीक्रीशन, हिंदी में जिसे स्त्रावण के नाम से जाना जाता है। तो यूरिन फॉर्मेशन का जो सेकंड इवेंट है, सेकंड स्टेप है पुनरावशोषण, और जो थर्ड स्टेप है सीक्रीशन, स्त्रावण, ये दोनों स्टेप नेफ्रॉन के इस ट्यूब्यूलर पार्ट में होते हैं। तो एक चीज हमने डिस्कस की, पहली बात तो हमने ये डिस्कस की कि नेफ्रॉन का ट्यूब्यूलर पार्ट 4 भागों से मिलकर बना हुआ है। पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। दूसरी जो बात मैंने की, नेफ्रॉन का जो ये ट्यूब्यूलर पार्ट है, यहां पर यूरिन फॉर्मेशन से रिलेटेड ये 2 इंपॉर्टेंट इवेंट स्टेप्स यहां पर होंगे। एक तो ट्यूब्यूलर पार्ट में पुनरावशोषण की क्रिया होगी, और दूसरा ट्यूब्यूलर पार्ट में सीक्रीशन की प्रोसेस होगी। अब 1 बाय 1 हम स्टार्ट करेंगे। पीसीटी की क्या स्ट्रक्चर है, क्या ऐसी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स यहां पर हैं जो लूप ऑफ हेनले और डीसीटी में नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं पीसीटी के साथ। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं मेंशन करता जाऊंगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हम ट्यूब्यूलर जो पार्ट है उसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, क्या है समझते हैं। नंबर 1 कुछ बातें मैं मेंशन करता जाऊंगा यहां पर। फर्स्ट बात, अगर हम पीसीटी की जो सेल्स हैं या जो टिश्यू हैं, अगर उनको ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि पीसीटी में क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है। इसका मतलब यह है कि अगर हम पीसीटी की स्ट्रक्चर देखते हैं तो सीधी बात है, वहां पर ये उपकला कोशिकाएं हैं।
और जब हम इन उपकला कोशिकाओं की संरचना देखते हैं तो पता चलता है कि ये उपकला कोशिकाएं क्यूबॉइडल घनाकार प्रकृति की हैं। तो पहली बात, पीसीटी की संरचना में घनाकार उपकला कोशिकाओं का स्तर उपस्थित होता है। अब फायदा क्या होगा? देखो, पीसीटी ट्यूब्यूलर पार्ट है और इसका काम है रीएब्जॉर्प्शन, यानी मूत्र निर्माण की जब प्रक्रिया होती है तो उसका एक महत्वपूर्ण चरण रीएब्जॉर्प्शन, पुनरावशोषण है। रीएब्जॉर्प्शन बेहतर या प्रभावी तभी हो सकता है जब सरफेस एरिया ज्यादा हो। अवशोषण के लिए अवशोषण सतह बढ़ जाए, और वो तभी संभव है जब पीसीटी में ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स हो। तो मैं ऐसा कहूंगा कि पीसीटी में घनाकार उपकला कोशिकाओं का स्तर है और इनकी उपस्थिति के कारण पीसीटी का जो अवशोषण के लिए एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। नंबर 2, ऐसा मानते हैं कि पीसीटी में टोटल एब्जॉर्प्शन, जो कुल पुनरावशोषण हो रहा है, उसका अप्रोक्सीमेटली यानी लगभग कितना 65% रीएब्जॉर्प्शन अकेले पीसीटी में होता है। तो 65% रीएब्जॉर्प्शन वहां हो रहा है। इट मीन्स नेफ्रॉन का जो पूरा ट्यूब्यूलर पार्ट है उसका मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है। ग्लूकोज पूरा का पूरा यही रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, एमिनो एसिड्स पूरे के पूरे यही रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है, मिनरल्स सोडियम है, इनका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। मतलब मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन की जो साइट है वो पीसीटी है। तो पीसीटी में इसके लिए कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए। तो हम क्या देखते हैं कि इन एपिथेलियल सेल की स्ट्रक्चर देखें, उपकला कोशिकाओं की, तो हम क्या देखते हैं कि यहां पर खूब सारे सूक्ष्मांकुर प्रेजेंट है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। और जब इतने सारे ये माइक्रोविलाई हैं तो पीसीटी की स्ट्रक्चर हमें कैसी अपीयरेंस देती है? इट्स लुक्स लाइक ए ब्रश बॉर्डर। तो हम सिंपली कहें कि पीसीटी में हमें ब्रश बॉर्डर दिखाई देता है। अब एक्चुअल में ब्रश बॉर्डर स्ट्रक्चर क्या है कि पीसीटी की जो उपकला कोशिकाएं हैं वहां अत्यधिक संख्या में ये माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, सूक्ष्मांकुर। ये इतने अधिक संख्या में है कि इनकी प्रेजेंस के कारण पीसीटी में आपको एक ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस दिखाई देता है। अब होगा क्या ऐसा होने से? इन माइक्रोविलाई के कारण वही अवशोषण की सतह इंक्रीज हो जाएगी, अफेक्टिव यानी अधिकतम पुनरावशोषण संभव हो पाएगा। और क्या दिखता है पीसीटी में? पीसीटी में हम देखते हैं कि यहां पर वाटर के
रीएब्जॉर्प्शन के लिए एक्वापोरिन 1 चैनल प्रेजेंट है। इसके अलावा यहां पर सोडियम ग्लूकोज और सोडियम एमिनो एसिड्स, इनके लिए यहां पर सिम्पोर्टर प्रेजेंट होते हैं। यहां तक ठीक। और पीसीटी में हम देखते हैं कि ये जो सोडियम के साथ ग्लूकोज का पुनरावशोषण होगा, सोडियम के साथ एमिनो एसिड्स का पुनरावशोषण होगा, ये सब द्वितीयक सक्रिय परिवहन, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। यहां तक ठीक। तो पीसीटी की स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि एक तो उसकी बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है, एक उसकी ल्यूमिनल फेज है जहां अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आता है छनकर, जिसमें से रीअब्जॉर्प्शन करना है। तो हम क्या देखते हैं वहां पर कि बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पर सोडियम के लिए पंप प्रेजेंट है, जबकि ल्यूमिनल सरफेस पर ये सिम्पोर्टर प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमने बात की पीसीटी की स्ट्रक्चर की। अब मैं बात करता हूं लूप ऑफ हेनले की। अगर हम ट्यूब्यूलर पार्ट को देखें तो पीसीटी जो था ये किडनी के रीनल कॉर्टेक्स वाले भाग में प्रेजेंट है। कल जो हमने बोमन कैप्सूल की बात की थी वो भी कॉर्टेक्स रीजन में था। आज जो पीसीटी की बात की वो भी कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट है। लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट है लूप ऑफ हेनले, ये पूरा का पूरा रीनल मेड्यूला इस पार्ट में प्रेजेंट है। अगर मैं लूप ऑफ हेनले की स्ट्रक्चर देखूं तो हमें लूप ऑफ हेनले में दो टाइप के पार्ट दिखते हैं। एक को तो कहेंगे हम डिसेंडिंग लिम्ब, हिंदी में आप इसे अवरोही भुजा कह दोगे, और दूसरी है असेंडिंग लिम्ब, हिंदी में इसे आप आरोही भुजा कहोगे। अच्छा, दोनों की मॉर्फोलॉजी तो अलग हो ही गई, एक अवरोही एक आरोही। दोनों फिजियोलॉजिकली भी डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है वहां पर एक्वापोरिन 1, जैसे पीसीटी में चैनल्स थे, एक्वापोरिन 1 ये रिस्पॉन्सिबल है वाटर के रीएब्जॉर्प्शन के लिए। तो ऐसे एक्वापोरिन चैनल डिसेंडिंग लिम्ब में है। मतलब हेनले के लूप की जो डिसेंडिंग लिम्ब है यहां केवल वाटर का ही रीएब्जॉर्प्शन हो सकता है और किसी का रीएब्जॉर्प्शन यहां पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब मैं असेंडिंग लिम्ब की स्ट्रक्चर देखता हूं आरोही की, तो वहां हम क्या देखते हैं, कुछ स्पेशियल टाइप के वहां पर सिम्पोर्टर प्रेजेंट है। ये सिम्पोर्टर सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम के अवशोषण के लिए है। यानी एक सोडियम, एक पोटेशियम, दो क्लोराइड, इनका ये रीएब्जॉर्प्शन चैनल कर सकते हैं। तो ये जो सिम्पोर्टर है, सॉरी कैरियर, ये सिम्पोर्टर असेंडिंग लिम्ब में, इसका मतलब असेंडिंग लिम्ब सोडियम क्लोराइड इनके अवशोषण को तो कर सकती है, लेकिन असेंडिंग लिम्ब में एक्वापोरिन चैनल नहीं है। तो डिसेंडिंग में एक्वापोरिन था, वो वाटर को रीअब्सॉर्ब कर सकता है,
डिसेंडिंग में एक्वापोरिन चैनल नहीं है, इसलिए वहां वाटर के रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस नहीं होती है, लेकिन वहां सिम्पोर्टर है सोडियम क्लोराइड पोटेशियम के लिए, इसलिए यहां मिनरल्स का सॉल्यूट का रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है। तो लूप ऑफ हेनले मेड्यूला में है, 2 लिम्ब है इसकी, एक पीसीटी के कांटेक्ट में होगी, एक डीसीटी के कांटेक्ट में होगी। अगर हम लूप ऑफ हेनले की स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये भी एपिथेलियल सेल्स, वही उपकला कोशिकाओं से बनी हुई है, और इसकी स्ट्रक्चर में क्या क्या है ये हमने डिस्कस किया। अगली मैं बात कर रहा हूं डीसीटी की, और साथ में कलेक्टिंग डक्ट को भी ले। डीसीटी भी आपके रीनल कॉर्टेक्स वाले भाग में प्रेजेंट है। अगर मैं डीसीटी की स्ट्रक्चर देखूं तो डीसीटी में भी क्यूबॉइडियल एपिथेलियल सेल है, घनाकार उपकला कोशिकाएं। लेकिन यहां की जो उपकला कोशिकाएं हैं वो 2 प्रकार की हैं। पहले प्रकार की सेल का नाम है प्रिंसिपल सेल, और दूसरे प्रकार की जो सेल्स हैं उनका नाम है इंटरकैलेटेड सेल्स। अब इनके काम डिफरेंस है दोनों के, कि जो प्रिंसिपल सेल है इनमें रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, और ये रिसेप्टर्स 2 पर्टिकुलर हार्मोन्स के लिए, जिसमें से एक का नाम एडीएच वैसोप्रेसिन है, और दूसरा जो रिसेप्टर है वो जिस हार्मोन के लिए है उसका नाम है एल्डोस्टेरोन। यानी प्रिंसिपल सेल वाटर को रीअब्जॉर्ब कर सकती है, प्लस सोडियम जो मिनरल्स है, आयन है, उसको भी रीअब्जॉर्ब कर सकती है। लेकिन ये सब कुछ हार्मोन पर डिपेंड करेगा। हार्मोन अगर है, रिसेप्टर से हार्मोन जुड़ेंगे और फिर प्रिंसिपल सेल की परमिएबिलिटी को सोडियम के लिए, वाटर के लिए इंक्रीज कर देंगे। तो हम डीसीटी में देखते हैं एक्वापोरिन सेकंड चैनल है, जबकि पीसीटी में और लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग लिम्ब में एक्वापोरिन 1 चैनल था। यहां पर डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट में हम देखेंगे कि वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए चैनल तो है एक्वापोरिन, लेकिन वो फर्स्ट नहीं सेकंड है। क्या डिफरेंस है हम बाद में जब यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे तो इन एक्वापोरिन फर्स्ट और सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरी जो सेल्स है डीसीटी की वो इंटरकैलेटेड सेल्स है। ये सेल्स क्या करती है, H+ आयन के सीक्रीशन में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। यानी इंटरकैलेटेड सेल पीएच मेंटेन करती है, इनका काम है पीएच को बैलेंस करना। तो ये H+ का सीक्रीशन करेगी और अपने इस सीक्रीशन द्वारा पीएच मेंटेनेंस में पार्टिसिपेशन करती है। तो आज हमने डिस्कस किया नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में सेकंड पार्ट के बारे में, और आज का जो डिस्कशन था वो नेफ्रॉन के ट्यूब्यूलर पार्ट के बारे में था। पीसीटी कैसी स्ट्रक्चर है, लूप ऑफ हेनले की कैसी स्ट्रक्चर है, डीसीटी में कौन सी सेल्स हैं और किस तरह से वहां रीएब्जॉर्प्शन और सीक्रीशन होता है। नेक्स्ट हम कल डिस्कस करेंगे जो यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बारे में मैं एक अलग से लेक्चर बना चुका हूं। यूट्यूब पे वो लेक्चर अवेलेबल है, जिसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में एक लेक्चर मैंने तैयार किया हुआ है और रीएब्जॉर्प्शन के बारे में मैंने एक लेक्चर तैयार किया हुआ है। आप वो लेक्चर देख सकते हैं और यूरिन फॉर्मेशन की कंप्लीट प्रोसेस को समझ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।